सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के सामने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की वीडियो पेश करने जा रहा हूं। यह वीडियो आईएएस, पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी पुलिस, अदर स्टेट एग्ज़ाम, ऑल वनडे एग्ज़ाम आदि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक थॉट्स देखते हैं। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि इसमें सफल हो गए तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। इसके बाद आगे मेरा नाम, पता, एड्रेस है। यह फाइल नंबर 7 है, अर्थशास्त्र। एक थॉट्स और देखते हैं। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। इसके बाद आगे फिर थॉट्स है। एक थॉट्स और देखते हैं। गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग न आए तो धन व्यर्थ है, साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है, मुख न हो तो भोजन व्यर्थ है, होश न हो तो जोश व्यर्थ है, परोपकार न करने वाले का तो सारा जीवन ही व्यर्थ है। इसी तरह से इसमें आगे भी कुछ थॉट्स लिखे गए हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं और इस थॉट्स का आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। एक थॉट्स और देखते हैं। धैर्य और परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, विद्यार्थियों, शुरू के 4 पेज आप इसमें सिर्फ और सिर्फ थॉट्स पाएंगे और 5वें पेज से आपके सिलेबस की शुरुआत होगी जो कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की शुरुआत है और आपके एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, यहाँ से अब इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है और अब इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ से अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं भारत में आर्थिक नियोजन। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। भारत में आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन एक दी हुई समयावधि में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार जुटाव जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके उसे आर्थिक नियोजन कह सकते हैं। भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्वरूप को अपनाया। यह आर्थिक नियोजन रूस की देन है। रूस विश्व का पहला देश था जिसने आर्थिक नियोजन अपनाया। परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश भारत है जो कि इंदिरा गांधी की देन थी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के सह अस्तित्व से है। इसीलिए सरकार पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाती है। एम विश्वेश्वरैया ने प्लैनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी तथा यह पुस्तक भारत के आर्थिक नियोजन पर लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है। 1938 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया। योजना आयोग बनाने का विचार सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान चलाया था। 1944 में ही जनवादी योजना श्री M.N. राय द्वारा चलाया गया। 1944 में ही श्रीमन्नारायण द्वारा गांधीवादी योजना चलाई गई। 1950 में सर्वोदय योजना आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। सर्वोदय योजना का लक्ष्य शोषण विहीन समाज की स्थापना था। 1950 में कोलंबो योजना राष्ट्रकुल देशों द्वारा शुरू की गई। राष्ट्रकुल का तात्पर्य ऐसे देश से है जो कभी अंग्रेज यानी ब्रिटेन के अधीन थे, उन्हें राष्ट्रकुल देश कहते हैं। जैसे भारत। योजना आयोग भारत के संपूर्ण विकास के लिए योजना आयोग की विचारधारा सामने आई। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री होता है। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट स्तर का मंत्री माना जाता है। 1944 में सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की। सितंबर 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार नियोजन बोर्ड का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रारूप द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग के पास है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना सभापति और प्रधानमंत्री से मिलकर होती है। योजना आयोग के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यह भी एक संविधानेतर यानी गैर संवैधानिक अर्थात जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है इकाई है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद को कभी कभी सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं और उनका कार्यकाल दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। दूसरी 1956 से 1961 तक। तीसरी 1961 से 1966 तक। चौथी 1969 से 1974 तक। पांचवी
1974 से 1978 तक, छठी 1980 से 1985 तक, सातवीं 1985 से 1990 तक, आठवीं 1992 से 1997 तक, नौवीं 1997 से 2002 तक, दसवीं 2002 से 2007 तक, 11वीं 2007 से 2012 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक। मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड और डोमर ये दोनों अर्थशास्त्री थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि का विकास करना, 2.1 जीडीपी प्राप्ति, 3.6 जीडीपी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से शुरू। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक। मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस एक अर्थशास्त्री थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण, 4.5 जीडीपी प्राप्ति, 4.2 जीडीपी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग स्थापित किए गए, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक। मॉडल तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी व चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। जॉन सैंडी व चक्रवर्ती दोनों ही अर्थशास्त्री थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण व अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाना था। लक्ष्य 5.6 जीडीपी प्राप्ति, 2.7 जीडीपी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बोकारो इस्पात संयंत्र प्लांट लगाया गया। समन्वित कृषि विकास कार्यक्रम समन्वित कृषि विकास कार्यक्रम 1961 से 1966 के बीच तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई। योजना अवकाश तृतीय व चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के बीच योजना अवकाश रहा। 1966 से 1969 तक 3 वर्ष में 1 वर्षीय योजनाएं चलाई गईं। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 से। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग। हरित क्रांति का सर्वप्रथम विश्व स्तर पर प्रारंभ मैक्सिको से। कृषि करने के पुराने तरीके के समाप्त कर उनकी जगह नए तरीके लागू करना व खाद्यान्न उपलब्धता की वृद्धि करना ही हरित क्रांति का लक्ष्य रहा। एक बार फिर से देखते हैं। कृषि करने के पुराने तरीके समाप्त कर उनकी जगह नए तरीके लागू करना व खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि करना ही हरित क्रांति का लक्ष्य रहा। प्रयोग उन्नतशील प्रजाति बीजों की उपलब्धता। रासायनिक खादों का प्रयोग
कीटनाशक एवं जीवाणुनाशक का प्रयोग, मशीनीकरण का प्रयोग। हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाली फसलें गेहूं, चावल। गेहूं सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाली फसल थी। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को हुए। हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाले राज्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता पर बल सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था, ताकि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक। मॉडल एलन मात्रे, अशोक रुद्र। चौथी पंचवर्षीय योजना एलन मात्रे व अशोक रुद्र के मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। लक्ष्य 5.7 जीडीपी, प्राप्ति 2.05 जीडीपी। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसमें इंदिरा गांधी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम रहा। कार्यक्रम रोजगार गारंटी योजना 1972-73। रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 1972-73 में महाराष्ट्र से चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक। जनता दल की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था। कार्यक्रम रोलिंग प्लान, अनवरत विकास योजना 1978। रोलिंग प्लान की शुरुआत 1978 में की गई थी। बिना लक्ष्य बदले लगातार प्रयास करते रहना रोलिंग प्लान कहलाता है। मॉडल योजना आयोग का प्रारूप पत्र। नया नाम समाविष्ट भावी मॉडल, आगत निर्गत मॉडल। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में दी थी। लक्ष्य निर्धनता उन्मूलन। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78। काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना 1977-78 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई। बंजर भूमि विकास योजना 1977-78। बंजर भूमि विकास योजना 1977-78 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई थी। बंजर भूमि योजना सबसे पहले राजस्थान में चालू की गई थी। लक्ष्य मरुस्थल के विकास को रोकना। अंत्योदय योजना 2 अक्टूबर 1977। अंत्योदय योजना 2 अक्टूबर 1977 को राजस्थान से पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक। लक्ष्य ऊर्जा एवं तीव्र विकास तथा रोजगार सृजन। यह एक ऐसी योजना थी जिसे 15 वर्ष के दीर्घ नियोजन को ध्यान में रखकर बनाया गया, अतः इसे दृष्टि नियोजन योजना भी कहा जाता है। कार्यक्रम IRDP 1980 इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
कार्य कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना व निर्धन वर्ग की आय और संसाधनों में वृद्धि करना था। इसका क्रियान्वयन DRDO डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था। NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। RLEGP ग्रामीण खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी योजना छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई थी। ट्राइसेम ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक लक्ष्य विनिवेश पर बल निजीकरण। सातवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता या प्रमुखता दी गई। विनिवेश आयोग का गठन 1990 में। लक्ष्य ऊर्जा तीव्र विकास और आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इंदिरा आवास योजना 1985-86 कार्य गरीब परिवार के लिए निःशुल्क भवन उपलब्ध कराना। इसमें मकान का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम होता है। मैदानी क्षेत्रों के लिए 35,000 रुपये, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 45,000 रुपये। नेहरू रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1989। नेहरू रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1989 में शुरू की गई थी। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित। उद्देश्य शहरी बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक अब तक यानी 2012 तक कुल 7 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। एकमात्र योजना जिसने लक्ष्य से अधिक प्राप्त की थी। मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को राव मनमोहन योजना भी कहा गया। लक्ष्य समग्र आर्थिक विकास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई थी। लक्ष्य प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लक्ष्य 18 से 35 वर्ष की आयु के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। इस समय हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ रहे हैं। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 से शुरू की गई थी। लक्ष्य
ग्रामीण महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 से प्रारंभ की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 ईस्वी से 2002 ईस्वी तक। लक्ष्य सामाजिक न्याय व समान विकास। मॉडल योजना आयोग का प्रारूप पत्र। कार्यक्रम अन्नपूर्णा योजना 1999। अन्नपूर्णा योजना 1999 में गाजियाबाद से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। 100% केंद्रीय सहायता प्राप्ति। लक्ष्य खाद्यान्न उपलब्ध कराना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 ईस्वी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 ईस्वी से शुरू की गई थी। लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुटीर उद्योगों का विकास करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2002। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2002 से शुरू की गई थी। लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000। जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000 से शुरू की गई थी। लक्ष्य समाज के गरीब वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक। लक्ष्य तीव्र व संतुलित विकास 8% जीडीपी। मॉडल योजना आयोग के प्रारूप पत्र पर आधारित। कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान 2002। सर्व शिक्षा अभियान 2002 से प्रारंभ किया गया था। नारा सब पढ़ें सब बढ़ें। हरियाली योजना 27 जनवरी 2003। हरियाली योजना 27 जनवरी 2003 से शुरू की गई थी। लक्ष्य जल संभर विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन दिसंबर 2005। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन दिसंबर 2005 से शुरू की गई थी। कार्य शहरों में आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना। जननी सुरक्षा योजना दिसंबर 2005। कार्य मातृत्व लाभ। गर्भवती महिलाओं के लिए लाभान्वित। जननी सुरक्षा योजना को जून 2009 से राष्ट्रीय महत्व का कर दिया गया है। लक्ष्य शहरी गर्भवती महिलाओं के लिए लाभान्वित। वंदे मातरम योजना फरवरी 2004। वंदे मातरम योजना फरवरी 2004 से शुरू की गई थी। लक्ष्य गांव में डॉक्टर का प्रावधान। निःशुल्क स्वास्थ्य की जांच। परिवार नियोजन के लिए सुझाव देना। नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 अक्टूबर 2006। नरेगा 2 अक्टूबर 2006 से शुरू की गई थी।
6-7 में 200 जिलों में लागू किया गया। नरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से की गई थी। 2007-8 में बढ़ाकर इसे 330 जिलों में लागू किया गया। 2008-9 में बढ़ाकर इसे 519 जिलों में लागू किया गया। 2009-10 में बढ़ाकर इसे 625 जिलों में लागू किया गया। 2010-11 में इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। लक्ष्य: प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया। मजदूरी 120 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक। उद्देश्य: तीव्रतर व अधिक समावेशी विकास। लक्ष्य: 9% जीडीपी। साक्षरता दर का लक्ष्य 85% तक। राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मापन उसकी राष्ट्रीय आय से लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने 1868 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का विचार रखा था। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना। सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना प्रोफेसर KRV राव ने की थी। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी भी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष के अंदर उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्यों के योग से लगाया जाता है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा की गई। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय का वर्ष 1999-2000। आधार वर्ष वर्तमान 2003-04। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी भी दी हुई समयावधि में अधिकांशतः एक वर्ष उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें देश के नागरिकों के द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को भी शामिल किया जाता है। GNP बराबर
x माइनस m। x बराबर देश के नागरिक द्वारा विदेशों में अर्जित आय, m बराबर विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। यदि x बराबर m तो जीएनपी बराबर जीडीपी। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। जब उस देश की अर्थव्यवस्था द्वारा आयात निर्यात नहीं किया जाता है, बंद अर्थव्यवस्था के दौरान जीएनपी जीडीपी के बराबर होती है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, देश की सीमा के अंदर एक निर्धारित समय अवधि में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल नहीं होती है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्शन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। राष्ट्रीय आय को नापने की विधियां। राष्ट्रीय आय को 3 प्रकार से नापा जाता है। पहला उत्पत्ति गणना विधि, दूसरा आय गणना विधि, तीसरा उपभोग बचत विधि। पहला उत्पत्ति गणना विधि। कुजनेत्स्क ने इसे वस्तु सेवा विधि कहा, अर्थात कुजनेत्स्क ने उत्पत्ति गणना विधि को वस्तु सेवा विधि कहा। इस विधि में देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है। यह विधि वास्तव में जीडीपी को दर्शाती है। दूसरा आय गणना विधि। आय गणना पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यवसायिक उपक्रमों को शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है। डॉक्टर बावले और रॉबर्टसन के अनुसार आय गणना विधि के अंतर्गत आयकर देने वाले एवं आयकर न देने वाले समस्त व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर कुल लगान प्लस कुल मजदूरी प्लस कुल ब्याज प्लस कुल लाभ बराबर राष्ट्रीय आय। तीसरा उपभोग बचत विधि। उपभोग बचत विधि को व्यय विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय कुल उपभोग एवं कुल बचतों का योग होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु उत्पादन प्रणाली तथा आय प्रणाली दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक विकास की सर्वश्रेष्ठ माप प्रति व्यक्ति आय में व्यक्त की जाती है। वर्ष 2009-10 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली। भारत में गरीबी का निर्धारण। गरीब विश्व बैंक के अनुसार प्रतिदिन $1 से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है। $1 बराबर इस समय 83 रुपए 83 रुपीस। गरीबी का निर्धारण
2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में, 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए। गरीबी का निर्धारण करने वाला विभाग NSSO, गरीबी का निर्धारण करने वाला विभाग NSSO है। NSSO बराबर नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श एवं सर्वेक्षण विभाग। सर्वाधिक गरीबी वाले राज्य ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। मुद्रा, मनी। अब मुद्रा यानी मनी के बारे में अध्ययन करते हैं। मुद्रा लैटिन शब्द मोनेटा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मूल्यवान पदार्थ। कोलबार्न के अनुसार मुद्रा भुगतान का माध्यम है। क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। आधारिक तौर पर 29 सितंबर 2009 द्वारा 25 पैसा बंद कर दिया गया। यह एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा गया था। मुद्रा का कार्य। मुद्रा का कार्य मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला अनिवार्य कार्य, दूसरा ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य के प्रकार, पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापक। ऐच्छिक कार्य, पहला क्रय शक्ति का माध्यम, दूसरा विनिमय शक्ति का स्थानांतरण, तीसरा स्थगित भुगतान का माध्यम। मुद्रा के तत्व, पहला सामान्य स्वीकृति, दूसरा सर्वग्राही, तीसरा सरकारी जमानत। मुद्रा और चलन में अंतर, मनी एंड करेंसी। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट यानी अगला पार्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और आज पार्ट 3 शुरू करते हैं। इस समय हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए शुरू करते हैं। मुद्रा और चलन में अंतर, मनी एंड करेंसी। चलन, करेंसी, चलन। पत्र मुद्रा जैसे कागजी नोट, धातु मुद्रा जैसे सिक्के, 5 रुपए का सिक्का या कोई अन्य सिक्का। मनी, मुद्रा। पत्र मुद्रा जैसे कागजी नोट, धातु मुद्रा जैसे सिक्के, साख मुद्रा जैसे चेक, ड्राफ्ट, बॉन्ड, जमीन के कागज, NSC आदि। धातु मुद्रा, इसमें धातु से बने हुए सिक्के मुद्रा के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। इसका मूल्य व इसकी प्रामाणिकता सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला प्रामाणिक सिक्का, दूसरा सांकेतिक सिक्का। पहला प्रामाणिक सिक्का ऐसे सिक्के जिनका अंकित मूल्य व धातु मूल्य दोनों बराबर होते हैं, उसे प्रामाणिक सिक्का कहते हैं। जैसे स्वर्ण मान सोने के सिक्के, रजत मान चांदी के सिक्के। पहला प्रधान मुद्रा है, दूसरा असीमित विधिग्राह्य। प्रधान मुद्रा। प्रधान मुद्रा उसे कहते हैं जो चलन में ज्यादा हो, जैसे नोट, कागजी मुद्रा। सहायक मुद्रा। सहायक मुद्रा उसे कहते हैं
जो प्रधान मुद्रा के सहायक होते हैं, जैसे सिक्के, 1, 2 या 5 के सिक्के। सांकेतिक सिक्का ऐसे सिक्के जिनका अंकित मूल्य धात मूल्य से अधिक होता है उसे सांकेतिक सिक्का कहते हैं। जैसे वर्तमान सिक्के, पहला गौण मुद्रा, दूसरा सीमित विधि ग्राह्य। पत्र मुद्रा कागज पर छपी मुद्रा पत्र मुद्रा कहलाती है। पत्र मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा है। पत्र मुद्रा सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से जारी की जाती है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है। भारत में पत्र मुद्रा का निर्गमन आरबीआई करता है। भारत में सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमन किए जाते हैं। पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए सरकारी प्रतिभूति आवश्यक होती है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए के लिए सरकारी प्रतिभूति आवश्यक है। 200 करोड़ रुपए 115 करोड़ का सोना प्लस 185 करोड़ सरकारी प्रतिभूतियां जैसे बॉन्ड, डिबेंचर, ऋण पत्र इत्यादि। 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां आवश्यक हैं। पत्र मुद्रा के लाभ। पत्र मुद्रा से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला वहनीयता, दूसरा मितव्ययी, तीसरा संचय की सुविधा। पहला वहनीयता। वहनीयता का तात्पर्य पत्र मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से और सुरक्षित लेके जाया जा सकता है। दूसरा मितव्ययी। मितव्ययी का तात्पर्य कम खर्चीला, अर्थात इसे कम खर्चीला माना जाता है। तीसरा संचय की सुविधा। संचय की सुविधा से तात्पर्य यह है कि इसे कहीं भी सुरक्षित रखा जा सकता है। सिक्कों पर अशोक का चिन्ह 1950 से अंकित किया गया था। भारत में गिलट के रुपए का प्रचलन 1946 से हुआ था। 2 अक्टूबर 1965 को 10 रुपए का सिक्का चलाया गया था। महात्मा गांधी के जन्मदिन के 100 वर्ष पूरे हो जाने पर तथा इसमें गांधी जी की मूर्ति अंकित की गई। ग्रेशम का नियम। जब एक साथ 2 मुद्राएं चलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। ग्रेशम महारानी विक्टोरिया के आर्थिक सलाहकार थे। मुद्रा का मूल्य। मुद्रा का मूल्य कभी भी स्थिर नहीं रहता है, अर्थात मुद्रा का मूल्य हमेशा घटता बढ़ता रहता है। मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। पहला प्राकृतिक कारक। मुद्रा के मूल्य को प्राकृतिक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे अच्छी वर्षा, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, अच्छी फसल आदि। दूसरा ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन होने के कारण भी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता रहता है, अर्थात ऋतुओं में परिवर्तन भी मुद्रा मूल्य को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण माना जाता है। तीसरा विज्ञापन। विज्ञापन भी मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण माना जाता है।
फैशन। चौथा, फैशन। फैशन भी मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करता है। मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक: पहला, मुद्रा का निर्गमन। दूसरा, क्रेता की आय में परिवर्तन। तीसरा, विकास का स्तर। मुद्रास्फीति यानी मुद्रा प्रसार, मनी इन्फ्लेशन। मुद्रा प्लस स्फीति अर्थात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि यानी प्रसार यानी फैलाव, वृद्धि। मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। क्राउथर के अनुसार मुद्रास्फीति या प्रसार वह स्थिति है जिससे मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। किनले के अनुसार जब मुद्रा की मात्रा उसके मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं, ऐसी स्थिति को मुद्रा प्रसार की स्थिति कहा जाएगा। मुद्रास्फीति के लक्षण: मुद्रा की एक इकाई के बदले में पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं प्राप्त होती हैं। लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है। वस्तुओं का उत्पादन मांग की अपेक्षा कम होता है। मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। सार्वजनिक व्यय। मुद्रा प्रसार की अवस्थाएं: पहला, रेंगता हुआ प्रसार। दूसरा, चलता हुआ प्रसार। तीसरा, दौड़ता हुआ प्रसार। चौथा, सरपट दौड़ता हुआ प्रसार। पहला, रेंगता हुआ प्रसार। जब मुद्रास्फीति की दर 3% वार्षिक होती है तो उसे रेंगता हुआ प्रसार कहा जाता है। दूसरा, चलता हुआ प्रसार। जब मुद्रास्फीति की दर 5% वार्षिक होती है तो उसे रेंगता हुआ प्रसार कहा जाता है। तीसरा, दौड़ता हुआ प्रसार। जब मुद्रा प्रसार की दर 10% वार्षिक होती है तो उसे दौड़ता हुआ प्रसार कहते हैं। चौथा, सरपट दौड़ता हुआ प्रसार। सरपट दौड़ता हुआ प्रसार में वार्षिक दर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसका वार्षिक दर तेजी से घटता बढ़ता रहता है। मुद्रा प्रसार के कारण। मुद्रा प्रसार के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, सरकारी नीति से जुड़े कारण। दूसरा, उत्पादन से जुड़े कारण। पहला, सरकारी नीति से जुड़े कारण: घाटे का बजट बनाना, युद्ध काल में व्यय बढ़ जाना, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, नए कर रोपण कर नीति, प्रशासन में शिथिलता, काला धन। दूसरा, उत्पादन से जुड़े कारण: उत्पादन में कमी, लागत में वृद्धि, मांग में वृद्धि, साख में वृद्धि। मुद्रा प्रसार के प्रभाव: मुद्रास्फीति या प्रसार से लाभान्वित पक्ष: कृषक, शिल्पकार, कारखानों के स्वामी, ऋणी वर्ग यानी कर्जदार, श्रमिक वर्ग, करदाता यानी टैक्स पे। मुद्रास्फीति या प्रसार से हानि वाले पक्ष: निश्चित आय वाले वर्ग, उपभोक्ता वर्ग, ऋणदाता यानी ऋण देने वाला, सरकार। मुद्रा प्रसार को रोकने के उपाय: पहला, मौद्रिक उपाय। दूसरा, राजकोषीय उपाय। पहला, मौद्रिक उपाय।
मौद्रिक उपाय द्वारा मुद्रा प्रसार को रोकना, मुद्रा के निर्गमन को कठोर बनाना, नई मुद्रा का चलन, बैंक दर में वृद्धि, खुला बाजार कार्यवाही, नगद आरक्षी अनुपात में वृद्धि यानी CRR में वृद्धि, साख पर नियंत्रण यानी उधारी पर नियंत्रण। दूसरा, राजकोषीय उपाय, राजकोषीय उपाय द्वारा मुद्रा प्रसार को रोकना, संतुलित बजट, ऋण प्राप्ति, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, बचत को प्रोत्साहन। मुद्रा प्रसार को कम करने के लिए उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि मांग के अनुरूप पूर्ति की जा सके। मुद्रा प्रसार को कम करने के लिए सरकार को राजस्व नीतियों में सुधार करना चाहिए। मुद्रा प्रसार को कम करने के लिए सरकार द्वारा कर नीति में सुधार की आवश्यकता है। मुद्रा प्रसार को कम करने के लिए कर वसूली में सख्ती लानी चाहिए। मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सब्सिडी को हर संभव समाप्त कर देना चाहिए। मुद्रा संकुचन यानी मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा संकुचन मुद्रा प्रसार की विपरीत स्थिति को कहते हैं। जब किसी देश में मुद्रा की मात्रा उसकी मांग की अपेक्षा बहुत कम होती है तो उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्राओं व वस्तुओं की सेवाओं में कमी हो जाती है। क्राउथर के अनुसार मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं का मूल्य घटता है। पीगू के अनुसार जब किसी समाज की मौद्रिक आय की तुलना में वहां पर वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पाद अधिक तेजी से बढ़ जाता है तो इससे मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य गिर जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक। अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ते हैं। भारत में एक बेहतर बैंकिंग प्रणाली की स्थापना के लिए एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी के लिए हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन की सिफारिश पर भारत सरकार ने RBI एक्ट 1934 पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। RBI का संगठन कितने लोगों से मिलकर होता है तो आइए देखते हैं। RBI का संगठन 1 मुख्य गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 वित्तीय अधिकारी भारत सरकार द्वारा नामित, 4 क्षेत्रीय बोर्ड के लिए निदेशक, 1 वित्त मंत्री, टोटल 20 व्यक्ति होते हैं। वर्तमान समय में RBI के मुख्य गवर्नर D सब्बा राव जो कि इस समय नहीं है। RBI के पहले गवर्नर JB स्मिथ। RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। RBI के क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। RBI की भूमिका।
आरबीआई के कार्यों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। सामान्य बैंकिंग कार्य, विकास संबंधी व प्रवर्तन कार्य। सामान्य बैंकिंग कार्य, पत्र मुद्रा का निर्गमन करना, भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, वित्तीय आंकड़ों का संग्रहण करना। दूसरा, विकास संबंधी व प्रवर्तन कार्य, समाज शोधन गृह का कार्य, कृषि साख की व्यवस्था करना, खुली बाजार प्रणाली, ऋण यानी लोन देना, मूल्यवान वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, मौद्रिक नीति अपनाना, पत्र मुद्रा का निर्गमन। अब इसको अगले पार्ट में देखते हैं। आज बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इस समय हम लोग इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें पत्र मुद्रा का निर्गमन पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा पार्ट शुरू करते हैं। पत्र मुद्रा का निर्गमन। भारत में पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक जिम्मेदार है। भारतीय रिजर्व बैंक 2 रुपए से लेकर ऊपर के समस्त नोट जारी करता है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में अक्टूबर 1956 से पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली लागू की गई है, जिसके अनुसार 200 करोड़ रुपए की न्यूनतम राशि आरबीआई के पास सरकार को रखनी पड़ती है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां होना आवश्यक है। साख पर नियंत्रण। आरबीआई निम्नलिखित तरीके से साख पर नियंत्रण स्थापित करती है। बैंक दर, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, SLR, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो। बैंक दर। बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य व्यापारिक पत्रों को खरीदता है या पुनर्कटौती करता है। जब आरबीआई मुद्रास्फीति को कम करना चाहता है तो वह बैंक दर बढ़ा देता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार हर बैंक को अपनी जमा राशि का कम से कम 3% और अधिक से अधिक 15% आरबीआई के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य है। वर्तमान में CRR का दर 4.25% है। विद्यार्थियों, करंट का क्वेश्चन करंट के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसे मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब जो एग्जाम आपको देना होगा उस हिसाब से प्रेजेंट टाइम के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। SLR, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। बैंक रेगुलेटरी एक्ट 1949 के अनुसार हर बैंक को
एक निश्चित अनुपात में सोना एवं सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर आरबीआई इन बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है। वर्तमान में SLR 23% है, जो कि आपको करंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। रेपो रेट, रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को कम समय के लिए उधार देती है। रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों से स्वयं उधार लेती है। मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ साधारणतः देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करने से लगाया जाता है। प्रोफेसर इविट के अनुसार जब किन्हीं कारणों से दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में एक देश की मुद्रा की विनिमय दर घटाकर उसके विनिमय मूल्य को सस्ता कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। मुद्रा अवमूल्यन के उद्देश्य भुगतान असंतुलन में सुधार करना, आयात को हतोत्साहित करना, निर्यात को प्रोत्साहन देना, अन्य देशों से व्यापारिक स्थिति बनाए रखना। भारतीय रुपये का अवमूल्यन, जुलाई 1991 में भारत सरकार ने रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया था, जिससे रुपये की कीमत 20% कम हो गई थी। मुद्रा का अवमूल्यन डॉलर व सेंट की तुलना में किया गया था। साख, साख शब्द आंग्ल भाषा के क्रेडिट शब्द से लिया गया है, जो लैटिन भाषा के क्रेडो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आई बिलीव, अर्थात मैं विश्वास करता हूँ। वालरस के अनुसार पूंजी के उधार देने की क्रिया साख कहलाती है। साख के आधार विश्वास, साख की राशि, समय, व्यक्ति का चरित्र, ऋणी की संपत्ति, भुगतान करने की क्षमता। साख पर साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट। साख पत्रों का आशय ऐसे साक्ष्य एवं प्रमाण पत्रों से है जिसके आधार पर साख अथवा ऋण का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, प्रतिज्ञा पत्र। चेक, चेक लेखक के हस्ताक्षर युक्त शर्त रहित एक लिखित आज्ञा पत्र है, जिससे किसी बैंक विशेष को यह आज्ञा दी जाती है कि उसमें लिखित व्यक्ति को या आदेशानुसार किसी व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि का भुगतान कर दे। चेक एक विनिमय पत्र है। चेक के प्रकार वाहक चेक, आदेश युक्त चेक, रेखांकित चेक, खुला चेक। विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित पत्र है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति या संस्था को आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि या तो स्वयं या उसकी आज्ञा अनुसार अन्य व्यक्ति को या उस पत्र के वाहक को मांगने पर दे दे। सरकारी हुंडी। कोषागार पत्र को सरकारी हुंडी भी कहते हैं।
ये सरकार द्वारा जारी की जाती है। इनकी अवधि प्रायः 3, 6, 9 या 12 महीना होती है। इसके बाद सरकार इसका भुगतान कर देती है। ये पत्र प्रायः अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए ही जारी की जाती है। ऋण पत्र डिबेंचर्स। ऋण पत्र एक ऋण की अवधि हेतु लिखित स्वीकृति होती है जिस पर कंपनी की सार्वमुद्रा अंकित रहती है। इसमें एक निश्चित तिथि पर मूलधन के शोधन तथा एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान देने का अनुबंध होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार ऋण पत्र में कंपनी का ऋण स्कंध, स्टॉक, बॉन्ड या दूसरे प्रकार की प्रतिभूतियां सम्मिलित की जाती हैं। ऋण पत्रों से लाभ। कंपनी को एक निश्चित अवधि के लिए पूंजी प्राप्त हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर अत्यधिक ऋण पत्र निर्गमित करके कंपनी अपनी पूंजी को बढ़ा सकती है। इसमें निवेशकों को निवेश करने में कोई जोखिम या रिस्क नहीं होता है। मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा की आपूर्ति दो प्रकार की होती है, चलन मुद्रा, बैंक जमाएं। चलन मुद्रा। चलन मुद्रा में सभी कागजी नोट एवं धात्विक सिक्के शामिल किए जाते हैं। मुद्रा 4 प्रकार की होती है, M1, M2, M3, M4। M1 जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों की मांग जमा प्लस RBI के पास जमा। M2 M1 प्लस डाकघरों के पास बचत बैंक जमा। M3 M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं। M4 M1 प्लस डाकघरों की समग्र जमाएं। विस्तृत मुद्रा। M3 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। संकुचित मुद्रा। M1 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है। रेड्डी कमेटी ने 4 प्रकार की मुद्राएं बताई हैं, M0, M1, M2, M3। M0 चलन में मुद्रा प्लस RBI के पास अन्य जमाएं। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए इस तारापुर समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश के अनुसार जब रुपया पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय हो जाएगा तब कोई भारतीय निवेशक विदेशी बाजार या स्टॉक मार्केट में विदेशी मुद्रा में बिना RBI के अनुमति से पैसा लगा सकेगा। इसी तरह विदेशी निवेशक भी बिना किसी पूर्व अनुमति के अपना पैसा निवेश कर सकेंगे और जब चाहे तब उसे निकाल सकेंगे। ऋण और उसकी अवधि। 15 माह के लिए अल्पकालीन ऋण तथा 15 से 3 साल के लिए मध्यकालीन ऋण होता है और 3 साल से आगे लगभग 20 साल तक दीर्घकालीन ऋण होता है।
वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुसार 280 में वित्त आयोग का उपबंध किया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना, केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण कराना, राज्यों को वित्तीय अनुदान प्रदान करना, योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद के मध्य समन्वय स्थापित करना। पहला वित्त आयोग 1952 में गठित किया गया था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 12वां वित्त आयोग 2005 से 10 तक रहा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। 13वां वित्त आयोग 2010 से 2015 तक है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर। 14वां वित्त आयोग 2015 से 2020 तक। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी। कर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, राज्य सरकार के कर, केंद्र सरकार के कर। राज्य सरकार के कर भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में मद संख्या 45 से 61 तक राज्य सरकार के करों का उल्लेख किया गया है, जैसे भूमि कर, माल के क्रय विक्रय पर कर, कृषि पर आयकर लगा सकती है, आबकारी कर, विद्युत उपयोग तथा विक्रय पर कर, विज्ञापन पर कर, मनोरंजन कर। केंद्र सरकार के कर भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में मद संख्या 62 से 92 तक केंद्र सरकार के करों का उल्लेख है, जैसे आयकर, इनकम टैक्स, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय पर कर, रेल यात्री तथा माल भाड़े पर कर, निगम कर। कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का भुगतान नहीं व्यक्ति करता है। प्रत्यक्ष कर का भुगतान वही व्यक्ति करता है जिस पर ये आरोपित किए जाते हैं, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क, उपहार शुल्क। अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूत लेन देन कर। अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, निक्री कर, सेवा कर। संपदा शुल्क भारत में संपदा शुल्क सबसे पहले 1953 में लगाया गया था तथा इसे 1 अप्रैल 1985 को समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति कर संपत्ति पर कर पहली बार केल्डर की सिफारिश पर 1957 में लगाया गया था। उपहार कर पहली बार 1968 में लगाया गया था तथा इसे 30 सितंबर 1998 को समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत व्यापार कर है।
विद्यार्थियों, आज बस यहीं तक, फिर इसके आगे अगले पार्ट में देखते हैं। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लोग शेयर बाजार पढ़ेंगे। तो 4 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वें पार्ट में यानी 5वें भाग में हम लोग आज शेयर बाजार पढ़ेंगे और पूरा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कंप्लीट कर देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शेयर बाजार, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई शेयर बाजार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार माना जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। इसका संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है। इसमें 30 कंपनी सूचीबद्ध हैं। BOLT, बोल्ट, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग, यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली है। बोल्ट को मई 1995 में शुरू किया गया था। इस प्रणाली के द्वारा घर बैठे ही शेयर खरीदे या बेचे जा सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दलाल स्ट्रीट भी कहा जाता है। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय शेयर बाजार। NSE की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1991 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन इसका बाजार दिल्ली में स्थित है। इसका संवेदी शेयर बाजार या सूचकांक निफ्टी कहलाता है। इसमें 50 कंपनी सूचीबद्ध है। डॉट्स, दिल्ली ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। डॉट्स की शुरुआत सर्वप्रथम 1996 से किया गया था। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 30 जनवरी 1992 को की गई थी। सेबी का प्रबंधन 6 सदस्यीय बोर्ड करता है। सेबी के कार्य: शेयर बाजार को नियंत्रित करना, निवेशकों के हित की रक्षा करना, दलालों का पंजीकरण तथा नियमन करना, म्यूचुअल फंडों का गठन व निगरानी करना। शेयर बाजार व देश: डॉ जोन्स न्यूयॉर्क, निक्की टोकियो, मिडडेक्स जर्मनी, निक्की 225 जापान, माइसेक्स रूस। भारत में इस समय 24 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। 24वां मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज तिरुवनंतपुरम, केरल में खोला गया है। इसे कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसमें भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का हिस्सा 50-50% है। नाबार्ड ग्रामीण विकास हेतु एक
समर्पित संस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नाबार्ड समिति है। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। IDBI का मुख्यालय लखनऊ में है। IDBI का मुख्य उद्देश्य उद्योगों की स्थापना व विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। SIDBI की स्थापना 1990 में की गई थी। SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में है। यह मझोले एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना व विकास के लिए करती है। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनियन ट्रस्ट। भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना 26 नवंबर 1963 को भारतीय संसद के पारित अधिनियम के द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य म्यूचुअल फंड की निगरानी करना है। बॉन्ड ऑफ डिवेंचर, इन्हें ऋण पत्र भी कहा जाता है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाते हैं। इन्हें ऋण के बदले जारी किया जाता है, जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज देय होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र। विनिमय पत्र एक ऐसा लिखित पत्र है जिसमें उसका लेखक अपने हस्ताक्षर द्वारा किसी व्यक्ति को यह आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर दे। ब्लू चीफ, ऐसी कंपनी जो आर्थिक रूप से सशक्त होती है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता नहीं हो, वह ब्लू चीफ कहलाती है। सॉफ्ट करेंसी, ऐसी मुद्रा जो बहुत कम ब्याज की दर पर उपलब्ध होती है, उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। हॉट करेंसी, ऐसी मुद्रा जो अधिक लाभ के लिए पलायन करती रहती है, उसे हॉट करेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल, शेयर बाजार में लगाया गया पैसा, अर्थात शेयर बाजार में लगाए गए पैसे को हॉट करेंसी कहते हैं। एक्चुअरी, बीमा एजेंट को एक्चुअरी कहा जाता है। एम्बार्गो, व्यापारिक प्रतिबंध को एम्बार्गो कहते हैं। जब कई देश मिलकर व्यापारिक संबंध पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो उसे एम्बार्गो कहते हैं। प्रॉक्सी, किसी भी व्यक्ति के प्रतिनिधि को प्रॉक्सी कहते हैं। फेरा 1973, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेटरी एक्ट, विदेशी विनिमय एवं विनियामक अधिनियम। फेरा नियम बहुत ही कठोर माना जाता है। विदेशी विनिमय को RBI कंट्रोल करती है। फेरा का उद्देश्य विदेशी मुद्राओं का संरक्षण करना,
फेरा सन 2000 में बंद कर दिया गया। फेमा 2 दिसंबर 1999, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 2 दिसंबर 1999 को भारतीय संसद के द्वारा फेमा अधिनियम पारित किया गया था। सन 2000 में फेरा को समाप्त करके फेमा को लागू कर दिया गया तथा फेरा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। फेरा का कार्य NIR को डिफाइन किया। वह व्यक्ति जो 182 दिन भारत में रहा हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर, वह भारतीय माना जाएगा। फेमा अधिनियम ने भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी विनिमय को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया। शेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा अनन्य क्षेत्र है जहां पर सरकार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सेस एक्ट 2005 में आया था। सेस एक्ट 2 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ था, अर्थात 2 फरवरी 2006 से इंडिया में लागू हुआ था। कांधला गुजरात भारत का पहला सेस है। कांधला फ्री ट्रेड जोन है। सेस के लिए जो जमीन होगी वह जमीन गैर कृषि जमीन होगी। EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन निर्यात संवर्धन क्षेत्र। पहले EPZ आया, बाद में यही सेस में बदल दिया गया। इंडिया में कुल 8 जगहों पर EPZ बनाया गया। यही 8 EPZ सेस में परिवर्तित कर दिया गया। 8 EPZ और उनके स्थान कांधला गुजरात, सांतराकुज मुंबई, फाल्टा पश्चिम बंगाल, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोच्चि केरला, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक बेलगांव। अब यहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। विद्यार्थियों, इसमें महत्वपूर्ण बातें ही सिर्फ बताई गई हैं एक नोट्स के तौर पर, जो कि आप पढ़कर IAS, PCS, ROARO, UP पुलिस ऑल वन डे एग्जाम आप दे सकते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पर थॉट्स लिखे गए हैं जो आप पढ़कर थॉट्स का आनंद ले सकते हैं, और ये आपके विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थॉट्स लिखे गए हैं। मेरी हर फाइल में शुरू के 4 पेज और आखिरी के 4, 5 या किसी में 6 पेज, किसी में 10 पेज आप मोटिवेशनल बातें पाएंगे, जो कि हर विद्यार्थी को अवश्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें इन थॉट्स के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश किया हूँ। तो आप सब लोग इसको स्टॉप करके वीडियो को आप इन सब को पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं, कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये इकोनॉमिक्स की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं जल्द ही आपके सामने बारी बारी से अपनी सारी फाइलों को
आपके सामने पेश करूंगा। जीएस के सभी पार्ट, सीसैट के सभी पार्ट, यानी ऑल कंपटीशन के लिए आपको कहीं से किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीएस के सारे पार्ट, फिर सीसैट के सारे पार्ट और इसके बाद करंट उस समय हम पेश करेंगे जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक में आ जाएगा। तो अब यहां पर जाकर आपकी फाइल समाप्त होती है। तो ये था संपूर्ण इकोनॉमिक्स। सिर्फ वही बातें हमने आपको बताई हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट्स का मतलब ही होता है शॉर्टकट, वरना इंसान या कोई भी विद्यार्थी बुक को न पढ़ ले, एनसीईआरटी को न पढ़ ले, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। पर नोट्स का मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे पहुंच जाता है कि अब मैं एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।